चलो हम लोग शुरू करते हैं, जो लेट आए हैं बाद में करेंगे फिर। सो चैप्टर चल रहा था बेटा हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी थी छोटी सी। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी। ये हमारा पार्टी एनिमल, ठीक, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है इस भाई ने, और जहां से इसने चलना शुरू किया वहां से कितने डिस्टेंस पर, 13 मीटर के डिस्टेंस पर यहां पर क्या था हमारे पास, एक काफी गहरा सीवेज होल है। वापस नहीं आना चाहिए बंदा अंदर जाने के बाद, ठीक है। अब कंडीशन हमें क्या दी गई थी कि ये 5 स्टेप्स कैसे जाता है फॉरवर्ड, और 3 स्टेप्स कैसे आ जाते हैं बेटा, वापस पीछे की तरफ आता है। और हमसे कहा गया था, जल्दी से बेटा, हमसे क्या कहा था कि 1 स्टेप, जो एक स्टेप है, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट टेक्स कितना टाइम, 1 सेकेंड। और उसे कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड लगता है एक स्टेप जो कि 1 मीटर लंबा है उसे कवर करने में, ठीक। तो हमें पता करना था यहां पर कि उसे टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे, कि उसे टोटल कितने स्टेप लगेंगे कि वो कहां गिर जाए, उस सीवेज होल के अंदर गिर जाए। अच्छा, एक तो ये चीज तो पता ही करनी है, और फर्दर हमें क्या बोला गया, कहता है प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ। और इस सिचुएशन के लिए हमें क्या बना के दिखाना है, उसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना के दिखाना है, ठीक है। अब पहले एक चीज समझो ध्यान से आप, ठीक। अभी जो हम कर रहे हैं वो एक रफ स्केच है, प्रॉपरली जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो वो ग्राफ की हेल्प से करेंगे, ठीक। हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस दिया गया, ठीक, यहां से जर्नी शुरू कर रहे हैं ए पॉइंट से, और कहां तक लेकर के जा रहे हैं, बी पॉइंट, जहां पर कि एक सीवेज होल है, ठीक। तो मैं यहां पे डिवीजन बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ज्यादा हो गई, काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13, यहां हमारा सीवेज होल। और ये भाई जो है वो यहां से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। आपसे कहा गया 5 स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है और 3 स्टेप वापस पीछे आ जाता है। तो आप ये बताओ, जब वो उस गड्ढे के अंदर गिरेगा तो वो फॉरवर्ड स्टेप की वजह से गिरेगा या बैकवर्ड स्टेप की वजह से गिरेगा? इट इज सिंपली द फॉरवर्ड स्टेप। अब देखो फॉरवर्ड स्टेप है कितने, 5। क्या पता वो पहले स्टेप के अंदर नीचे चला जाए, क्या पता दूसरे में जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप कौन से होंगे फॉरवर्ड वाले, 5। मतलब 5वें स्टेप में तो पक्का जा ही सकता है, हाँ या ना भाई। इसका मतलब हम लोगों ने पहले क्या करा, पहले उसे यहां कंसीडर करा गड्ढे के अंदर, इसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रहा होगा 5वां स्टेप, ये रहा होगा चौथा स्टेप, ये रहा होगा तीसरा, ये दूसरा, और ये पहला, ऐसा कुछ ले सकते हैं। इसका मतलब ये रहा कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, जब वो यहां तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंचने के बाद ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें में वो अंदर चला गया है। अब 5 स्टेप के लिए अगर देखा जाए तो इन 5 स्टेप्स के अंदर वो कितना कवर अप कर चुका होगा, 5 मीटर, हाँ या ना। अभी हमें नहीं पता कि यहां तक उसने कितने स्टेप लिए, बट द पॉइंट इज
गड्ढे में जब गिरा होगा, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड स्टेप से गिरा होगा। फॉरवर्ड स्टेप्स हैं कितने? 5। क्या पता पहले में गिर जाए, क्या पता दूसरे में गिरे, क्या पता तीसरे में, क्या पता चौथे में, पर 5वें में तो पक्का गिर सकता है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जिसमें वो अंदर गिरेगा, ठीक है, वो 5 फॉरवर्ड होंगे या 3 बैकवर्ड होंगे? विल बी द 5 फॉरवर्ड। तो मैंने कंसीडर करा कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन के अपने 5 स्टेप लिए तो 5वें में वो अंदर है। तो मतलब वो 13 मीटर में से कितना कवर कर चुका है? 5 कवर कर चुका। अब बेटा बचा कितना? बचा 8 मीटर। डन। अब जरा ध्यान से सोचो भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप उसने कैसे लिए? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहां तक पहुंचने के बाद वापस आता है 1 2 और 3, ऐसा कुछ हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं उसने अपनी जर्नी इस पॉइंट से शुरू करी और एक सीरीज ऑफ स्टेप्स लेने के बाद, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में क्या हो गया? 5 फॉरवर्ड और 3 बैकवर्ड। वो अभी यहां पर है, इस जगह पर। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली उसने केवल कितना कवर किया? 2 मीटर। हाँ है ना? बट कितने स्टेप्स? नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो वो कितने स्टेप्स आ गए? 8 स्टेप्स आ गए। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है कि 5 स्टेप फॉरवर्ड और फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, जब वो एक सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेगा तो उस एक सीरीज के अंदर
सॉरी बच्चा पार्टी। दक्ष भाई पेरेंट्स आए थे अभी, कंप्लेंट करके गए हैं आपकी कि आप घर पे बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हो, सारा दिन सोता रहता है और शाम को फिर दोस्तों के साथ गेड़ी मारने निकल जाता है। पिटाई होगी तेरी बहुत। चलो वापिस आते हैं हम लोग। तो ये हमारा दक्ष भाई, सॉरी दक्ष भाई नहीं, ये एक पार्टी एनिमल था जो कि अंदर जा चुका है, हम इसको वापस बाहर लेकर के आए थे। तो हमने देखा कि 5 स्टेप की वजह से वो अंदर गया होगा, तो 13 में से 5 मीटर तो कवर हो गया, बचा कितना 8 मीटर। हमने चेक करा एक सीरीज ऑफ स्टेप, एक सीरीज ऑफ स्टेप जब कंप्लीट हो गई तो इफेक्टिवली उसने कवर कितना करा, इफेक्टिवली सिर्फ 2 मीटर। अगर मैं बात करूं कितना डिस्टेंस कवर करा, तो एक सीरीज में वो 8 मीटर कवर कर रहा है, बट इफेक्टिवली कितना कवर कर रहा है, सिर्फ 2 मीटर, जो कि हमने यहां पर देखा अभी। तो 2 मीटर में कितने लगे 8 से। यहां कितना मीटर बाकी है 8 मीटर बाबू। अरे बेबी गंदी बच्ची क्या कर रही है, ध्यान से देख। ये वाले 2 मीटर के लिए कितने स्टेप लगेंगे 8। फिर ये वाले 2 मीटर के लिए फिर से कितने लगेंगे 8। फिर ये वाले 2 मीटर के लिए कितने लगेंगे 8। और फिर ये वाले 2 मीटर के लिए फिर से कितने लगेंगे 8 स्टेप। तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 4, ये 8 मीटर कवर करने के लिए वो कितने स्टेप्स लेगा 32 स्टेप्स, और 5 स्टेप ये हो गए। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी हाउ मच भाई, 32 ये और 5 ये, सो कितने हो गए 37 स्टेप्स। आई बात समझ। एक स्टेप के लिए समय कितना था 1 सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा 37 सेकंड्स, और स्टेप्स कितने लगेंगे 37 स्टेप्स। बात समझ आई। अब हमें प्लॉट करना है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान से समझना। इस सिचुएशन का हम लोग क्या बनाने वाले हैं बिट्टू, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर along this axis we will have the distance। इस एक्सेस पर हम लोग डिस्टेंस रख लिया जो कि किस में रहेगा मीटर में, ठीक। और along this axis यहां हो जाएगा बेटा हमारे पास we will have the time and this will be in seconds। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो टोटल कितना 13 मीटर, डिवीजन बना लेते हैं 13, 1 2 3 4 5 6, छोटी बनानी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब टाइम कितना लग रहा था 37, पहले ही यहां कितने बना लो 37 बना लेते हैं, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, छोटा पड़ गया भाई। कितने हो गए थे 35 36 एंड 37, यहां हो गया टाइम सेकंड्स में, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से किस तरीके से करना है, 5 स्टेप आगे जाएगा और 3 स्टेप पीछे, बट टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। सो देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेप फॉरवर्ड लिए, फिर 1 2 3 4 5, 5 सेकंड लगेगा, फिर 3 स्टेप वापस पीछे आ रहा है 1 2 3, यहां पहुंचा, बट टाइम तो आगे बढ़ेगा 1
2 और ये 3। हाँ या ना? कोऑर्डिनेट्स ध्यान से बनाओ। तो पहले भाई 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट, यहां से 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट, पहला कोऑर्डिनेट ये मिला। इसके बाद पीछे आया, 3 स्टेप पीछे आया, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सो ये यहां से ये गया और यहां से ये आया। आई बात समझ? अब दोबारा से शुरू करेंगे। कैसे? देखो, यहां से 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कोऑर्डिनेट हमें यहां कहीं मिल जाएगा, इधर कहीं। अब देखो, यहां से 3 स्टेप पीछे, 1 2 3, यहां आ गया, टाइम तो आगे बढ़ेगा। 1 2 3, कोऑर्डिनेट ढूंढते बेटा। ये कोऑर्डिनेट मिला, सो ग्राफ बनाते हैं। ये गया 5 स्टेप फॉरवर्ड और ये आया 3 स्टेप बैकवर्ड। आया समझ या नहीं? दोबारा से आगे बढ़ते हैं। देखो, अब वो कहां आ चुका है? यहां पर आ चुका है। यहां से 1 2 3 4 5, 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, टाइम बढ़ेगा। 1 2 3 4 5, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास। देन यहां से 3 से पीछे, 1 2 3, इधर आ गया, टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा। 1 2 3, इधर आ गया। सो ये 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। समझ आया? अब यहां से आगे चलो बेटा। देखो, अब वो यहां आ चुका है, यहां से 5 स्टेप फॉरवर्ड, 1 2 3 4 और ये 5, कोऑर्डिनेट ढूंढ दें। सो 5 सेकंड आगे, 1 2 3 4 5, ये कोऑर्डिनेट मिला। ठीक, अब यहां से 3 से पीछे लाओ, 1 2 और ये 3 यहां पर है, 1 2 और ये 3, ये कोऑर्डिनेट मिला। तो देखो, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। समझ आया? नाउ फाइनली देखो, यहां आ चुका है, यहां से फिर से सीरीज स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5, 13 मीटर पूरा कवर हो गया। यहां से आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5। आई बात समझ? ठीक, नाउ इसको एक्सटेंड करो, यहां से इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, और ये फाइनली 5 स्टेप फॉरवर्ड लिए और 5 स्टेप फॉरवर्ड लेकर के वो कहां होगा? सीवेज होल में। तो ये आपका उस सिचुएशन का क्या बन गया? पोजीशन टाइम ग्राफ। इधर पोजीशन आ गई, इधर टाइम आ गया। समझ आया? पक्का? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी इस क्वेश्चन की, ठीक, ऐसे लेके चलना है आपको, कर पाएंगे अच्छे से? पक्की बात? बढ़े आगे। नाउ लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे, एक बार फटाफट से उन सभी पॉइंट्स को मैं रिकैप कर रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तो लास्ट क्लास में सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या सीखी बेटा? हमने बात करी किस चीज को लेकर के? पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर के, कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था। तो हमने इसे एक एग्जांपल से समझा था कि मान लीजिए मैंने कंसीडर करा है यहां पर दिव्यांश को। अब हम कहते हैं कि दिव्यांश की जो हाइट है, दिस इज अराउंड 150 सेंटीमीटर। दिव्यांश की जो हाइट है वो कितनी है? 150 सेंटीमीटर है। इसने अपनी जर्नी को शुरू करा कहां से? दिल्ली से, और ये यहां से निकल गए, ठीक, यूके चला जाता है, उत्तराखंड कहीं। और उत्तराखंड में जहां ये गया, वहां तक की दूरी जो है वो लगभग 360 किलोमीटर आ रही है। अब अगर देखा जाए इस सिचुएशन के अंदर, तो दिव्यांश अपने खुद के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाँ है ना? तो इस सिचुएशन में मैं दिव्यांश को क्या कह सकता हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट।
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंपल सा कंसेप्ट क्या था कि बॉडी कवर्स मच ग्रेटर डिस्टेंस as compared to its own size, कि अगर बॉडी अपने खुद के साइज के कंपैरिजन में बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेती है तो उसे हम क्या नाम देते थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पहला कंसेप्ट था। ठीक, इसके बाद अगली जो चीज हम लोगों ने सीखी थी बेटा, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा भी, बिल्कुल सही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या चीज कही कि सिंपली कोऑर्डिनेट्स which can describe the position of a body in a plane। कि भाई अगर हमारे पास मान लीजिए हमने ऐसा कुछ कंसीडर किया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया हमारा z एक्सिस। भाई मैंने कंसीडर करा हमारे इस क्लासरूम का फ्लोर, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या ले लिया? फ्लोर ऑफ आवर क्लासरूम। अपने क्लासरूम का फ्लोर कंसीडर कर लिया। अब फ्लोर पे बेंचेस लगे हैं, बेंचेस पे आप लोग बैठे हुए हो। मैंने कंसीडर करा कि दक्ष जो है वो यहां पर है, कहीं इस जगह पर हमारा दक्ष भाई यहां पर कहीं है। ठीक, तो अगर देखा जाए दक्ष का इस z एक्सिस से, ठीक है, इस z एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनेगा, और हमारे दक्ष भाई का x एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर बनेगा। तो मैं यहां दक्ष के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिख सकता हूं? x 0 z, हाँ या ना? तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या बता रहे हैं? इस xz प्लेन के अंदर दक्ष की पोजीशन को बता रहे हैं। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया थोड़ा सा याद? और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बेटू अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा याद करें, हमने दो बातें करी थी। एक हम लोगों ने क्या कहा था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा प्लीज साइलेंट करो। ठीक, तो इसमें बात करी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि बॉडी इस तरीके से मूव कर रही हो कि वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितनी? 0। तो ये कौन सा फ्रेम कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा हमारे पास क्या आया था बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था कि वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी? वेरी करेगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो जब कभी बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या हो? 0। ठीक है, मतलब बॉडी इज इन मोशन बट नॉट एक्सेलरेटिंग, तो कैसा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। बट अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से जा रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बनेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये दो चीजें हमने करी, पॉइंट ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, फिर इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा याद करें बेटा, तो हमने दो पॉइंट्स और कवर अप करे थे, जिसमें कि पहली चीज हमारे पास क्या थी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक भाई, अगर हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में हमने क्या कहा था? टोटल पाथ लेंथ, जो भी रास्ता कवर अप किया गया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक हमने जो भी रास्ता कवर किया
उस पूरे रास्ते की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। और हमने यहां पर एक चीज देखी थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो डायरेक्शन, यहां कोई डायरेक्शन नहीं थी। इस वजह से हमने कह दिया कि किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आया याद थोड़ा सा। और अगर हम लोगों ने बात करी बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, बिल्कुल सही, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, उसे क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो हमने देखा यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर देयर, दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थे, तो इस वजह से इसे क्या कहा गया, एक वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। आया याद। तो ये बेसिक पॉइंट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और अगर आपको याद हो तो हमने इसे प्रॉपर न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर करा था कि एक बार एक वो जो पर्सन है वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, 3/4 कवर किया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और एक वो व्हील वाली प्रॉब्लम करी थी कि डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स हैं एंड वन ऑफ द एंड इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन लिया तो वो पॉइंट ऊपर आ गया। तो वो चीज हम लोगों ने, मतलब इस टॉपिक को हमने प्रॉपर न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर किया हुआ है। एक बार पता लग गया कि क्या चीज थी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी यहां पर इसकी यूनिट्स को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यूनिट्स में हमारे पास पहली कौन आई, एसआई यूनिट। अगर बात है एसआई यूनिट की तो हम क्या लिखेंगे, मीटर। फिर दूसरी हमारे पास कौन आई, सीजीएस यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। दोनों के लिए सेम चलेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोनों के लिए सेम, m0 l1 t0, इस तरीके से करके। याद आया थोड़ा सा, पक्का। नाउ हम लोगों ने यहां दो स्टेटमेंट्स लिखी। पहली, दैट बॉडी कवर्स 10 मीटर, और दूसरी स्टेटमेंट लिखी, और दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी बेटा यहां पे, बॉडी कवर्स 10 मीटर ड्यू साउथ, ऐसा कुछ करके। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि भाई 10 मीटर कवर करा, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक। तो इस वजह से मैं इस स्टेटमेंट में जो मुझे डेटा दिया गया, इस डेटा को मैं क्या मान के चलूंगा कि ये डिस्टेंस है। बोलो हाँ या ना। और दूसरी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, उसने कहा 10 मीटर चला, पर किस तरफ, साउथ की तरफ। तो मैग्नीट्यूड भी है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। तो अगर देखा जाए तो इसमें 10 मीटर मैग्नीट्यूड और ड्यू साउथ, साउथ की तरफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब यहां जो डेटा है वो किसके लिए है, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है। आई बात समझ। तो ऐसा कुछ हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, किसको लेकर के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। आया याद। और आखिरी पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने करा बेटा स्पीड, और दूसरी चीज हमने करी वेलोसिटी, ठीक है। सिंबल जो है वो दोनों के लिए ही कॉमन है, v, ठीक। फर्क क्या आया, ध्यान से देखना। अगर मैं बात कर रहा हूं किसको लेकर के, स्पीड को, अगर स्पीड को लेकर के बात करी तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दिस मींस द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल सही, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम।
अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो x है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, डेल्टा x बाय डेल्टा t, और या फिर बिल्कुल बेहतरीन, एकदम बढ़िया, तो या तो हम लिख दें डेल्टा x बाय डेल्टा t, और या फिर हम लिख दें dx बाय, और यहां से हमें पता लगा था कि अगर हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल सकती है, स्पीड मिल सकती है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी किसको लेकर के, वेलोसिटी को। तो जब वेलोसिटी के लिए लिखा तो हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई यहां था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी में कौन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सामने आ जा बेटा, तू मेरी पीठ पीछे सो जाता है बदमाश। देखो कह रहा है यस, इसे कहते हैं बेशर्मी। अगर आपसे कोई पूछे कि बेशर्मी देखने में कैसी लगती है, दिखा देना ऐसी दिखती है, देखो बिल्कुल ही जरा मेरी नजरों के सामने आ जाता, ठीक है, और आप तुझे कूटेंगे हम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। अब इसको अगर लिखेंगे, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट y है, भाई डिस्टेंस हमने क्या लिया x, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं क्या y, तो बाबू हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा t और dy बाय dt। मतलब ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। आई बात समझ। फिर इसके बाद दोनों के लिए अगर मैं बात करता हूं यूनिट्स को लेकर की, तो यूनिट में सबसे पहले हमने कौन सी लिखी, एसआई, जो कि क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, और दूसरी हमने कौन सी लिखी बेटा, सीजीएस, क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा बेटू, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे स्पीड है चाहे वेलोसिटी है, एंड दिस इज m0 l1 t-1। याद आया, ठीक। फिर इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटू यहां पर, कि जो स्पीड है वो किस तरह की क्वांटिटी, ये कैसी, स्केलर, और वेलोसिटी किस तरह की क्वांटिटी, ये एक तरह का वेक्टर हो जाएगा। भाई मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ आया, बॉडी ट्रेवल्स विद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वहीं दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास आई, दैट बॉडी ट्रेवल्स विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक। कि पहले में बॉडी ट्रेवल करती है सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से, बट सेकंड केस में क्या कर रहा है, बॉडी ट्रेवल करती है 5 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप लोग मुझे बताएं कि जो पहली स्टेटमेंट है इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किसकी रीडिंग दे रही है, ये स्पीड की रीडिंग बता रही है हम लोगों को, ठीक। और अगर हम यहां देखें तो 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन है, तो ये हमें क्या बता रही है, ये हमें वेलोसिटी बता रही है। आया समझ। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स है बेटा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप किए थे क्वेश्चंस के साथ में। इतना हो जाएगा। अब आज वाला जो पहला टॉपिक है, ठीक, इसको समझेंगे बेटू बहुत ध्यान से। कंसेप्ट आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। देखो कुछ नई चीज नहीं है, जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, जैसे पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, अलग अलग तरह से फॉर्मूले जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे हम, ठीक है। अब क्या चीज है, देखो अगर एवरेज स्पीड कहा जाए, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल
टाइम टेकन। ठीक है भाई, एक जर्नी में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और जितना टोटल टाइम लगा, अगर हम उनका रेशो ले लें तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड में। अब ये क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे क्लियर करेंगे अच्छे से, इतना पॉइंट ध्यान रहेगा। अब देखो समझो, पहली सिचुएशन, जो फॉर्मूला हम रेडी करेंगे, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है भाई, बॉडी ने x1 डिस्टेंस कवर करा t1 टाइम से, फिर बॉडी ने x2 डिस्टेंस कवर करा t2 टाइम से, और इस तरीके से xn डिस्टेंस कवर करती है tn टाइम में। तो सिंपली हम एवरेज स्पीड को कितना लिख पाएंगे, टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। एकदम सिंपल सी बात भाई, जितना टोटल डिस्टेंस बना उस टोटल डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे किसके साथ, टाइम के साथ। ये पहली सिचुएशन हो जाएगी हमारी। ठीक, अब चलते हैं दूसरी परिस्थिति पर। फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम। अब जो फॉर्मूला है वो किसकी टर्म्स में, स्पीड और टाइम की टर्म्स में। भाई किस तरीके, देखो बॉडी जो है v1 स्पीड से जाती है t1 टाइम के लिए, ठीक है, फिर इसी तरीके से वो v2 स्पीड से जाती है t2 टाइम के लिए, एंड ऐसे ही vn स्पीड से जाती है tn टाइम के लिए। डन भाई, आप ध्यान से देखो, आपके पास है डिस्टेंस बाय टाइम, और यहां टाइम तो है पर डिस्टेंस नहीं है। बट हम लोग जनरल वे में जानते हैं ना कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज होती है। तो भाई यहां से हम लोग डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ये चीज लिख सकते हैं। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला तैयार होगा यहां पर, वो किस तरीके से कि v एवरेज, जो एवरेज स्पीड है, विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस। अब मैं x1 की जगह क्या लिखूंगा, v1 t1 प्लस v2 t2 एंड अप टू vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 एंड अप टू tn। समझ आया? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम। अब अगला देखिएगा ध्यान से, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। किसके टर्म्स में, स्पीड और डिस्टेंस के टर्म्स में। कैसे, कहता है x1 डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, फिर इसके बाद x2 डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से, और ऐसे ही xn कवर किया vn स्पीड से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो है हमारे पास क्या चीज नहीं है, टाइम। तो यहां से हम लोग बेटा टाइम को क्या लिख पाएंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर हम अब इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर लें तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया, जो कि क्या लिखा गया, v एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड अप टू xn। भाई हो गया x1 प्लस x2 एंड अप टू xn डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से आपको टाइम चाहिए, टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या लिखेंगे आप लोग, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 एंड इसी तरीके से
xn बाय vn। आया समझ? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि ध्यान रखने किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना इसके अंदर, एवरेज स्पीड के अंदर ही सिचुएशन नंबर 1, आपसे कहा x1 डिस्टेंस जो कि x है, कवर किया v1 स्पीड से, ठीक है, एंड x2 डिस्टेंस जो कि x है, कवर किया v2 स्पीड से। मतलब आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं, आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, बराबर है, बट दोनों केसेस की जो स्पीड दी गई है वो अलग अलग है, इस तरीके से। सो इन दैट केस अगर आप एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, अगर आप एवरेज स्पीड लिखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इस तरीके से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रख लो, देखो सिंपल है एकदम भाई। अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास डिस्टेंस है, तो इस सिचुएशन में जो टाइम होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में t1 को मैं क्या लिखूंगा, x बाय v1, और इस केस में जो t2 को लिखोगे वो क्या लिखोगे, x बाय v2। अगर आपने एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया तो आप यही लगाओगे ना, x1 प्लस x2 एंड डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। भाई x1 कितना है, x, x2 कितना है, x, डिवाइडेड बाय t1 कितना है, x बाय v1 प्लस t2 कितना है, x बाय v2। अगर इसे सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में कितना हो गया, 2x। ध्यान से देखो, यहां पर x कॉमन आएगा, अगर आपने x कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में कितना रह गया, 1 बाय v1 एंड प्लस 1 बाय v2। अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो v एवरेज कितना तैयार होगा बेटा, देखो भाई x तो हटा दो, तो ये बना 2, नीचे एलसीएम लो, कितना बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। तो अगर आप गौर से देखें तो v एवरेज कितना बन गया, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। चेक इट आउट। सो नो नीड टू वेस्ट द टाइम, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन समझ ली, अगर ऐसा कुछ मिला डायरेक्ट आप इसे इस्तेमाल कर दो। आया समझ? ठीक, और इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, मान लो तुम्हारे पास कहता है x स्पीड v1, फिर से x स्पीड v2, फिर से x स्पीड v3। टेक्निक विल रिमेन द सेम, सेम प्रोसेस रहेगा। अब यहां पर आप डायरेक्ट क्या इंप्लीमेंट करो, दिस इज 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। आया समझ? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए। हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी की, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी बहुत ही सिंपल सा एक सिंगल फॉर्मूला जाएगा आपके पास, हम यही लिख लेते हैं उसको, एवरेज वेलोसिटी सिंबल सेम रहेगा, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर द टोटल टाइम। भाई एवरेज स्पीड में क्या कर रहे हो, डिस्टेंस टाइम, यहां क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब देखो इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस तरीके से ध्यान रहेगा।
पक्का? तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो बेसिक पॉइंट है उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। चले थोड़ा सा आगे, पक्का? अब देखो, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता है आज अरित्रा एब्सेंट है तो इसी को ले लेते हैं। मिस्टर अरित्रा जो है अपने घर से मार्केट के लिए निकलते हैं और घर से मार्केट तक स्ट्रेट वे डिस्टेंस जो मार्केट लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर स्ट्रेट वे, बिल्कुल ठीक है। जब अरित्रा घर से निकलता है तो इसकी स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। डन। ये मार्केट पहुंचा और इसने देखा कि मार्केट बंद है। डन। वापस भागता घर के लिए, और जब अरित्रा ने देखा कि मार्केट बंद है और वो वापस भागा, तो वापस भागता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये चीज बताई गई हमें। अब हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। ओवर द 0 to 30 मिनट्स, मतलब इस इंटरवल में, फिर 0 to 50 मिनट्स, कि भाई इस इंटरवल में क्या होगा, एंड 0 to 40 मिनट्स। बात समझ आई? सबका ध्यान सामने होना चाहिए। और देखो बेटा कि कैसे करा जा सकता है इसको। देखिएगा, सबसे पहले आपने पता करा कि अरित्रा को घर से मार्केट जाने में कितना समय लगेगा और फिर उसे वापस मार्केट से घर आने में कितना समय लगेगा। तो पहले आपने क्या निकाला, टाइम, और वो भी कौन से वाला, फ्रॉम होम टू मार्केट। भाई सीधी सी चीज है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। इट्स गोइंग टू गिव यू व्हाट, 0.5 आवर। 0.5 आवर मतलब हाफ आवर। दिस मीन्स 30 मिनट्स। भाई उसे घर से मार्केट जाने में कितना समय लगा, 30 मिनट्स लगे, हाँ या ना? पक्का, श्योर? मेरा पहला हिस्सा यही सॉल्व हो जाता। उसने कितने पे बात करी है, 0 to 30 मिनट्स में। और हमें नजर आ रहा है कि 0 to 30 मिनट की जो जर्नी है वो सिर्फ घर से मार्केट तक की है, और हमने स्टार्टिंग में कहा स्ट्रेट वे लोकेटेड है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सो नाउ पहले हिस्से के लिए हमें समझ आ चुका है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहले केस में डिस्टेंस और दूसरा कौन, डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही क्या है बेटा, बराबर है। और कितने हैं, 2.5 किलोमीटर। डन। और टाइम कितना है, 30 मिनट्स। भाई टाइम 30 मिनट्स तो लिख लेते हैं, 30 मिनट्स बोले तो हाफ आवर। इसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड और हमारी एवरेज वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम सेम चल रहा है। तो भाई इस परिस्थिति के अंदर हमारी एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी, और दोनों बराबर कितने, डिस्टेंस दैट इज 2.5 किलोमीटर, टाइम दैट इज हाफ आवर, एंड दैट गिव्स यू 5 किलोमीटर पर आवर।
एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। समझ आई बात या नहीं आई? पक्का, श्योर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम चले और अब हमने फिर से टाइम पता करा, कहां से कहां का, फ्रॉम मार्केट टू होम। भाई घर से मार्केट जा चुका है, अब देखा मार्केट बंद है, वापस आया, तो वापस आने के लिए जो समय लगा, देखो ये रहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 2.5, स्पीड कितनी, 7.5, दैट गिव्स यू व्हाट, 1/3 आवर, एंड 1/3 आवर बोले तो 20 मिनट्स। हाँ या ना? भाई घर से मार्केट तक गया, कितना टाइम लगा, 30 मिनट। मार्केट से वापस घर आया, कितना लगा, 20 मिनट्स। टोटल कितना हो गया, 50। चेक इट आउट। कितने में पूछा, 0 to 50। ध्यान से देखना, फॉर 0 to 50 मिनट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 0 to 50 मिनट की जो गेम है उसमें हमें समझ आ गया कि पूरा राउंड ट्रिप ले चुका है। अगर राउंड ट्रिप ले चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 बनी तो एवरेज वेलोसिटी यहीं के यहीं खत्म। हाँ या ना? ठीक है, ओके। डिस्टेंस, राउंड ट्रिप हो रही है तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 5 किलोमीटर। So now what will be the average speed? It is 5 kilometer and time is what, 50 minutes. So 50 minutes बोले तो 50/60 hours ये बनेगा। भाई ये 0 हटाइए, यहां से ये 5 हटाइए, 6 ऊपर गया, तो what will be the average speed, 6 किलोमीटर पर। समझ आया? पक्का? बेटा ये जो कर रहे हो ये बहुत बेसिक है, अगली क्लास में प्रोबेबली जब हम न्यूमेरिकल्स करने शुरू करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, पता लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस करने किस तरीके से, अप्रोच रखनी कैसे है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसलिए देख रहे हो अभी कि हमें फॉर्मूला पता लग जाएगा, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, असली जो मजा आएगा, जो असली गेम चलेगी वो बहुत अलग होने वाली है। पहले बताओ इतना समझ आया? अब चलते हैं आखिरी सिचुएशन, जो कि क्या है, 0 to 40। ठीक है, चलो समझेंगे ध्यान से बेटा इसको। तीसरा केस है हमारा फॉर 0 to 40 मिनट्स। ये पूरा का पूरा रास्ता, ये पूरा रास्ता हमारा कितना है, 2.5 किलोमीटर। जब घर से निकला, ठीक है, और कहां तक चला गया, मार्केट तक चला गया। सो घर से निकल के मार्केट तक जाने में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2.5 किलोमीटर। हाँ या ना? और समय कितना लगाया, 30 मिनट्स। हाँ या ना? देखा मार्केट है बंद, और जब मार्केट को बंद पाया वापस निकले। ठीक है, अब समझना गेम कितने टाइम की है, 40 मिनट की। 40 में से 30 मिनट हो चुके हैं, यहां से पूरा आने में जब यहां पर आया तो कितना लगा, 20 मिनट। हमें कितना चाहिए अब, सिर्फ 10 मिनट की गेम देखनी है। सो 10 मिनट में आधा कवर अप होगा। सो इसका मतलब बाकी के 10 मिनट, क्योंकि मतलब ये 40 मिनट की गेम बनानी है सर, 30 मिनट में यहां से मार्केट तक जा चुका है, आगे 30 मिनट से जो गेम होगी वो मार्केट से वापस घर वाली होगी, तो उसमें हमें सिर्फ 10 मिनट का देखना है। तो 10 मिनट में कितना कवर करा, 10 मिनट हुआ। हाँ या ना? इस सिचुएशन में अगर हमने देखा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना बना, 2.5 किलोमीटर प्लस
1.25 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस यहां से यहां तक और वापसी का आधा रास्ता, हाँ या ना? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3.75 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टाइम? इट इज 2/3 आवर्स, हाँ या ना? भाई इफ इट इज 40 मिनट्स, आप इसे चेंज कर लीजिए 40/60, सो दैट गिव्स यू हाउ मच? 2/3 आवर्स। तो क्या मैं एवरेज स्पीड को ऐसा कुछ कर सकता हूं? 3.75 डिवाइडेड बाय 2/3, इसे सॉल्व आउट करके जो भी बना इतने किलोमीटर पर आवर्स। बताओ हाँ या ना? समझ आई बात? ये तो बात हो गई किसको लेकर के? डिस्टेंस से एवरेज स्पीड की। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट। तो दिस पोर्शन विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, आधा रास्ता। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी बन गई? इट इज 1.25 किलोमीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट 1.25 किलोमीटर है, टाइम है आपका 40 मिनट्स, टाइम है आपका 40 मिनट्स, दैट इज हाउ मच? 2/3 आवर। तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? इट विल बी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कितना बन गया? 1.25 ओवर 2/3, इतने किलोमीटर पर आवर्स। सो सिंपली बात है बेसिक आइडिया की, सिर्फ बेसिक आइडिया की, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को देखना कैसे है। ये चीज समझ आई? पक्की बात है। बढ़े आगे। नाउ अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से सीखना है इसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है? ठीक, समझना ध्यान से। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम घर से निकले और यहां क्लास तक आए, और घर से निकल करके क्लास तक आने में, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोगों को मात्र 10 सेकंड लगे। घर से लेकर के यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगे। भाई छठे सेकंड पे मेरी कुछ वेलोसिटी रही होगी, दूसरे सेकंड पे मेरी कुछ वेलोसिटी रही होगी, आठवें सेकंड पे मेरी कुछ वेलोसिटी रही होगी। सो सिंपली द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, इसका एक बेसिक छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? सिंपली वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा समझना भी ध्यान से। इसके लिए जब फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा, v instantaneous is equal to limit delta t approaches to 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। इस तरीके से यूज नहीं करना इसे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा, बट मेन फॉर्मूला ये है, जिसमें कि हमें ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा आया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी वेरी स्मॉल, कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। जैसे कि हम लोग ट्रेवल कर रहे थे हाईवे पे और हमने क्या देखा कि हमारी गाड़ी से आगे जो है दो गाड़ी आपस में टकरा गई, तो जिस समय वो इंपैक्ट हुआ होगा, ठीक है, सो दैट इंस्टेंट, क्या वो इंस्टेंट बहुत बड़ा टाइम रहा होगा? 2 मिनट, 3 मिनट, या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसा कुछ होगा ना? ठीक। सो जिस समय, मान लो जस्ट एक कंसीडर कर रहे हैं, एक सिचुएशन ले रहे हैं कि एक कार ए, एक कार बी आगे है, कार ए पीछे है। ऑल ऑफ सडन कार बी ने ब्रेक लगा दिए, तो जो गाड़ी ए थी वो उतने टाइम में रोक नहीं पाई, अपने आप को ब्रेक नहीं लगा पाई,
और वो जाकर के बी से क्या करेगी, कोलाइड करेगी। ठीक है, तो कार ए ने बी को हिट करा, तो जिस इंस्टेंट पे, जिस समय पे उसने हिट करा, तो वो जो सेकंड होगा, जो वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम होगा, वो क्या होगा, बहुत बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, छोटा टाइम रहेगा। सो दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कुछ रही होगी। तो कई बार हम जैसे न्यूज में सुनते हैं कि भाई एक्सीडेंट के दौरान इस गाड़ी की जो वेलोसिटी थी, इस गाड़ी की जो स्पीड थी, वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। तो इसका मतलब जब उसने टक्कर मारी होगी, उसकी वेलोसिटी वो रही होगी। सो दैट वेलोसिटी, उस इंस्टेंट में जो वेलोसिटी है, उसे क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फॉर्मूले के अंदर जो ये वाला पॉइंट आया, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, जो टाइम है, वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो छोटा रहेगा। ये ध्यान रहेगा। यूनिट्स वही रहेंगी सेम, मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट अगर है तो मीटर पर सेकंड, सीजीएस अगर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, m0 l1 t -1 वेलोसिटी है तो स्केलर या वेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रहेगा। अब थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझो। देखो, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई, कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी is given as y is equal to 3t square plus 2t minus 6 मीटर, ऐसा कुछ दिया गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वेलोसिटी निकालें। तो अगर आपको याद हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिखी है यहाँ पे, y, तो मतलब dy by dt। व्हाट इज dy by dt? द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, टाइम के रिस्पेक्ट में। बहुत ध्यान से, अगर आपने y को करा t के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखा, आया याद भाई, y को करा t के रिस्पेक्ट में, क्या लिखा, dy बाय dt इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, साइड हो जाएगा। आप पूरे के पूरे टी स्क्वायर को करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और उसी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और फिर सिर्फ किसको करेंगे, टी को। किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। कितना रहेगा, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, प्लस 2 टी को टी के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 माइनस कांस्टेंट अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आया याद, ठीक। नाउ व्हाट इज dy बाय dt? दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। इसका मतलब मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ जाती है, 6t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। अगर हम लोग अपने आंसर को सिर्फ यहां तक छोड़े तो हम कहेंगे हमें वेलोसिटी पता लग गई है। क्या पता लग गई, वेलोसिटी पता लग गई है। अब सुनो ध्यान से, नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल 1 सेकेंड। अगर हम ऐसा कुछ बात करें कि भाई वेलोसिटी कितने टाइम पे, 1 सेकेंड पे, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां t की जगह कितना पुटअप कर लेना है, 1। तो जैसे आपने t की जगह 1 पुटअप किया तो आपके पास कितना बना, 6 इंटू 1 प्लस 2 एंड दैट गिव्स यू व्हाट। आई बात समझ। अब ये वेलोसिटी नहीं है, अब ये कौन सी वेलोसिटी है, नाउ दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइडिया मिला, पक्का। तो वेलोसिटी अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएट करके छोड़ देते हैं, टाइम की वैल्यू पुटअप नहीं करते, तो वो क्या रहेगी, वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ गई। बट अगर आपने वहां टाइम का वैल्यू पुटअप कर लिया तो वो कौन सी वेलोसिटी बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। कोई डाउट यहां पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ आ गया। चलें आगे। नाउ अगला कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना है बेटू,
और बहुत सिंपल है, आप पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। भाई मान लीजिए आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, जब गाड़ी चला रहे हो तो उसमें एक पेडल होता है जिससे रेस बढ़ाई जाती है, क्या कहते हो उसे? एक्सेलरेटर। क्या कहते हो? एक्सेलरेटर। एज इट इज आप स्कूटी राइड कर रहे हो, आप बाइक राइड कर रहे हो, तो वहां पे राइट हैंड साइड वाले जो आपका पार्ट है, आप उसको ऐसे करते हैं ना, ऐसा कुछ क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट कर रहे हो, हाँ या ना? तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंजेस आना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इट इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वही क्या होगा हमारा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? समझो ध्यान से। इसका मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या फिर हम लिख सकते हैं डीवी बाय डी। मतलब अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए? डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो क्या देगा? एक्सेलरेशन। आई बात समझ? क्लियर हुआ? नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स? अगर यूनिट्स की बात की जाए तो भाई अगर लिखना चाह रहे हो एसआई यूनिट तो क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर लिखना चाह रहे हैं कौन सी बेटू? सीजीएस यूनिट, तो क्या रहेगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद किस तरह की क्वांटिटी है? ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला? अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या रहेगा बेटू? इट इज m0 l1 एंड t -2। इस तरीके से समझ आया? सिंपल सी चीज है। अब सुनो ध्यान से, कुछ केसेस हैं छोटे छोटे, पहले भी पढ़े हुए हैं आपने, कुछ नई चीजें नहीं है। देखो ध्यान से। सबसे पहला सिचुएशन, अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होंगे? सेम। ध्यान रखिएगा यहां से ये सिंबल्स बेटा, कि जो हमने ये v लिखा है, ये सिंबल चलेगा किसके लिए? हमेशा फाइनल वेलोसिटी के लिए। और ये सिंबल चलेगा किसके लिए बेटू? इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमसे कहा गया कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। कितना हो जाएगा? 0। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। बात समझ आई या नहीं? पक्का? यहां पर ना आप दो चीजें ध्यान रखना। पहला पॉइंट, हमसे कहा गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमसे क्या कहा जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0, ठीक है। और दूसरा दूसरा केस, हमसे कहा गया वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। पढ़ाई में ध्यान नहीं है बाबू तुम्हारा, समझो ध्यान से। कहा गया कि वेलोसिटी क्या कर रही है?
यूनिफॉर्मली इंक्रीज, बढ़ रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सुनो, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 0 से 5 में कितना चेंज? 5, 5 से 10 में कितना चेंज? 5, फिर 10 से 15 में कितना चेंज? फिर से 5। इसका मतलब जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? और अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ? क्लियर हुई ये बात? इतना पॉइंट क्लियर है? ये वाली बात हमने करी अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तब की बात है। नाउ अगली सिचुएशन लिखते हैं और समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए, इफ velocity starts decreasing, जो वेलोसिटी है वो क्या करने लगे? घटने लगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं और काफी तेज गति से जा रहे थे, हमने ब्रेक लगाना शुरू करा तो धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी कम होने लगेगी, हाँ या ना? ठीक, तो इस सिचुएशन के अंदर जो v है विल बी लेस देन u, हाँ या ना? ठीक, नाउ what will be the change in velocity? It is v minus u। आपने जैसे ही यहां इंप्लीमेंट करा तो आपको जो चेंज इन वेलोसिटी मिला बेटा वो क्या मिला? नेगेटिव। और अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। एंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। उसी को क्या बोलते हैं? कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? ठीक, ध्यान रखेंगे when body is thrown up, हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करा, ठीक है, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज टेकन एज व्हाट? नेगेटिव जी। एक्सेलरेशन को क्या लिया गया? नेगेटिव जी। इसे कैसे देखा जा रहा है? ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, बट हम बॉडी को कैसे थ्रो कर रहे हैं? ऊपर, अगेंस्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा? अदरवाइज आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने एक बॉडी को जब ऊपर थ्रो करा, ठीक है, तो आपने कुछ वेलोसिटी दी, मान लो मैं कहता हूं आपने उसे थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो जब आपने उसे थ्रो करा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाते हुए बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, पक्की बात है ना? तो 20 यहां से 20 से जा रही है, ऊपर जाते जाते क्या होगी? कम, वेलोसिटी घट रही है, हाँ या ना? अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? एंड रिटार्डेशन इज शोन विद ए विल बी टेकन एज माइनस। ध्यान रहेगा? पक्का? ओके, फिर अगली सिचुएशन में हमारे से कहा गया, ओके, यहां पर आप एक सिचुएशन बताओ जरा। आपसे पूछा गया बॉडी इज एट रेस्ट बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। बॉडी रेस्ट पर है बट फिर भी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। गिव एन एग्जांपल फॉर दिस सिचुएशन कि बॉडी रेस्ट पर है बट फिर भी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। इसके लिए कोई एग्जांपल बताओ फटाफट से। लिफ्ट में एक इंसान, और वो इंसान मैं हूं और मैंने तुझे लिफ्ट में पकड़ रखा है और तेरी पिटाई कर रहा हूं। दिमाग लगा बदमाश, ध्यान से सोचो। तुम कुछ नशे करते हो? अगर कर रहे हो तो सुधर जाओ। देवांश माथुर, पिटाई खाएगा तू बहुत, देख समझ ध्यान से। मैं तेरा ही एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। ये देवांश भाई है, बट देखो सिचुएशन बड़ी मजेदार है। और देवांश जो है अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से बेबी को अपनी गोद में लेकर के खिला रहा है। समझ रहा ध्यान से। अचानक से देवांश को पता नहीं क्या हुआ,
इसने अपने बच्चे को ऐसे उछाल दिया, ऐसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को बचपन में ऐसे उछाल उछाल के खिला रहे हैं। देवांश को लगा चलो भैया आज कुछ बढ़िया हो जाए, आज कुछ तूफानी करते हैं। देवांश ने अपने बच्चे को ऐसे हवा में उछाल दिया। घर वाले देख रहे हैं कि देवांश कर क्या रहा है। अब उन्हें थोड़ी पता देवांश इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है अपने बच्चे की हेल्प से। चलेगा लिफ्ट में आज आप ध्यान से देख। तो देवांश ने जैसे इस बेबी को ऐसे ऊपर की तरफ उछाला तो इसने इसे ऊपर की तरफ थ्रो करा। कमाल है भाई देवांश, इसने अपने बच्चे को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा, ऊपर की तरफ थ्रो करा, कुछ वेलोसिटी दी होगी। As soon as the baby reaches the maximum height, जैसे ही वो प्यारा सा नन्हा सा बच्चा एक मैक्सिमम हाइट पर आएगा, इस मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटली एट रेस्ट होगा या नहीं, तभी तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। कहते हैं नहीं कहते? हमने एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करा और जब हमने उसे ऊपर की तरफ थ्रो करा तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी होगी, 0। सो द बॉडी इज एट, हाँ या ना? देवांश ने ऊपर थ्रो करा, एक्सेलरेशन तो 0 नहीं है। आई बात समझ? सो बॉडी इज एट, द बेबी इज एट रेस्ट बट स्टिल एक्सेलरेशन इज देयर, हाँ या ना? तो सिचुएशन ध्यान रखना, देवांश का बच्चा ऊपर हवा में, सिचुएशन है हमारे पास। बात समझ आई? फिर तीसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अभी वेलोसिटी क्या हो रही थी, घट रही थी, अब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, v will be greater than u, the change in velocity will be positive, acceleration will be positive and we will simply say the body is accelerating। जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। समझ आया? एक्सेलरेशन वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, हमारे पास दक्ष भाई समझ आ रहा है अच्छे से? सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दी गई x इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, इतने मीटर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपनी इस डिस्प्लेसमेंट, ये हमें बताया गया है कि ये जो x है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। नाउ so this is equation number 1। हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखेंगे, dx बाय dt। भाई कांस्टेंट साइड हो गया, t क्यूब को करा कितना हो गया, 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर को करा कितना हो गया, 2t प्लस 3 साइड हो गया और t को t के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का कितना, 0। व्हाट इज dx बाय dt? तो मेरे पास v का इक्वेशन आ गया 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इतने मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये जो हमारी वैल्यू बनी है, ठीक, ये किसकी रीडिंग बनी, वेलोसिटी की बनी। बात समझ आई या नहीं? अब मैं क्या करता हूं, नाउ एट t इक्वल 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं t को 1 सेकेंड रख रहा हूं यहां पे। यार अगर t को 1 सेकेंड रखा सो 6 1 स्क्वायर प्लस 2 1 एंड प्लस 3 कितना बना, 11 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना? अब जो मेरे पास ये वेलोसिटी बनी, ये कौन सी वेलोसिटी बनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी। कोई डाउट? पक्का? अब थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेटा हम लोग यहां पर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं
और अब हम लोग नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम अपनी सेकंड इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास कितना बनेगा बेटा, dv बाई dt, भाई v से क्या बना, dv बाई dt, 6 साइड हो जाएगा, 6 को साइड करा, t स्क्वायर को करेंगे कितना आ गया 2t, देन प्लस 2 साइड हो गया, t को करा कितना आ गया 1, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, हाँ है ना। नाउ व्हाट इज dv बाई dt, तो dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आ गया 12t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी जो ये बना बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई एक्सेलरेशन, ठीक है। बट अब हम लोग क्या करते हैं, एट t इक्वल्स 1 सेकेंड देखते हैं। अगर हमने t को यहां 1 करा तो एक्सेलरेशन, भाई ये t को 1 करो तो ये कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई बात समझ में। तो सिंपल सी चीज, अगर आप बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है, आपने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लिया, उस वेलोसिटी की इक्वेशन को आपने एक बार दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी, एक्सेलरेशन की। और उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन में अगर टाइम की वैल्यू पुट अप कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ आया अच्छे से, यहां तक कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्की बात है, श्योर। आज यहां तक रखेंगे, ठीक, इससे आगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट में।